कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और साथ ही प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? चलिए भाई जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है वैद्युत रसायन। तो प्यारे बच्चों ये वैद्युत रसायन का आज लेक्चर नंबर 2 है, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों हमको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक ना? लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये उम्मीद है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे हटकर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी पेन और कॉपी अपने साथ रखिए, एक जबरदस्त तरीके से अपने आप को पढ़ाई से जोड़ लीजिए, ठीक ना? क्योंकि भैया पेन सामने होगी और आपकी कॉपी सामने होगी और हमारा लेक्चर चलता रहेगा, तो आप लिखते लिखते साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर होते हुए चलेगा। पढ़ाई करने का भी तरीका यही है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना फोन अपने फुल स्क्रीन पे रखिए, सामने रख दीजिए, ठीक ना? सामने रख दीजिए और फिर अपनी कॉपी ले लीजिए और पेन लीजिए और हर बातों को अपना नोट डाउन करते हुए चलिए। ये नहीं कि आप कमेंट करते हुए चले, ठीक है ना? तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को बढ़िया तरीके से, है ना, दिल खोलकर स्वागत है और जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। बुक की कीमत जैसे भी होगा प्यारे बच्चों वो शाम को आपको पता चल जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक ना? आप उसके लिए परेशान ना हो। हम आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े होने के नाते आप अपना, हमें चाहे जो भी कुछ मानते हो, लेकिन हम अपने बच्चों को सबसे पहले सर्वोपरि मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखा करिए कि आपको फालतू बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक ना? बढ़िया तरीके से पढ़ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चले ना? तो प्यारे बच्चों कैसे हो? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, रोहित, रोशन, दिव्यम, अभिषेक, भारती, गुलफराज आलम, अमित कुमार, साधु यादव, पल्लवी कुमारी, चंद्रशेखर कुमार, शानू सिंह, सानू शाह, सुजीत, मुकेश कुमार, अमजद खान, ललित कुमार, रोशन कुमार, रिहा रानी, खुशी यादव, अंकेश कुमार, अंश, प्रिंस कुमार, धोनी कुमार, अंकुर, अजीत कुमार। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून है। और कैसे हो आप सब? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर बिना देरी के प्यारे बच्चों हम अपनी क्लास को शुरू करें, कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक ना? एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से भैया जुड़ जाए, फिर क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ मोहम्मद, कहाँ चले गए भाई आप? बहुत तेजी से आपका नाम चला गया ऊपर। खुश रहिए, पाए लागू, खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। हम भी बढ़िया है प्यारे बच्चों, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हाँ सिर्फ चैप्टर नंबर 3। देखो प्यारे बच्चों ये क्लास है हम लोगों की, चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 आपको लगता है चैप्टर नंबर बदल दिया गया है, बाई मिस्टेक है प्यारे बच्चों, ये चीज बाई मिस्टेक है, ठीक ना? यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 ही आपका है, चैप्टर नंबर 3 ही है प्यारे बच्चों ये। और लेक्चर नंबर मतलब क्लास नंबर 7, कुल मिला के क्रैश कोर्स की हम 7वीं क्लास है ना? ये हम लोगों की क्रैश कोर्स की 7वीं क्लास है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? तो चले प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए। चैप्टर नंबर 3 ही है प्यारे बच्चों, बोलिए एक बार सभी प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए। आप परेशान ना हुए, आपको बुक के साथ साथ जो भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाए उस पर विश्वास करके, है ना, आप उस पर विश्वास करके सिर्फ पढ़ाई कर लीजिए, एक अच्छा रिजल्ट लाने के दावेदार आप होंगे, ठीक ना? अभी भी जितने बच्चे हम आपसे बता दे रहे हैं कि आपको क्रैश कोर्स में जितना पढ़ाया जाए उसके साथ साथ मेरी हर एक क्लास आप देखिए, तो विश्वास मानिए कि आप पेपर में जिस दिन बैठेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन बना लेंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक ना? हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल पूछा था प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था आप लोगों के लिए नेल्सर्ट समीकरण, है ना? हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जो संभावित प्रश्न नए क्वेश्चन भी बने, मतलब मेरी केमिस्ट्री जितना मन करे उतना हार्ड पूछ ले, हम उस लेवल के क्वेश्चन भी अभी तक आप पर कराते हैं, है ना? हम वहां तक उस लेवल के क्वेश्चन, आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन नया है आपके लिए, एनसीईआरटी बुक में सीधे सीधे पूछा गया है ना? तो हम एनसीईआरटी भी आप लोगों को पढ़ करके भी ये कोशिश करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको सिर्फ एक बात का विश्वास रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है।
विश्वास पर अपने फोकस बनाइए, आप अपने आप पर विश्वास करिए, क्योंकि प्यारे बच्चों विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती, ठीक ना। तो अपने आप पर ऐसे विश्वास रखिए कि हाँ सर अच्छा कर लेंगे, हम अच्छा करेंगे, मन लगाकर मेहनत करेंगे। हम इस क्लास के जब कमेंट हम देखते हैं तो प्यारे बच्चों एकदम दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलिए इतने बच्चे सपोर्ट में है, ये मेरा पहला साल है ऑनलाइन का, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा रिजल्ट दें, उसके लिए हम भी मेहनत करेंगे। तो आप भी विश्वास मान करके जो टॉपिक लाएं, जैसे भी पढ़ाएं, आप उसको दिमाग में अपने रखिए, आप विश्वास मानिए कि रिजल्ट अच्छा कर लेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अब बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को करते हैं और साम स्थिरांक की गणना नेल्सन समीकरण की सहायता से करते हैं। ये क्वेश्चन ही सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा आपसे, समझ गए ना। ये क्वेश्चन ही ऐसे सीधे देगा, मतलब नेल्सन समीकरण की सहायता से साम स्थिरांक की क्या करिए, गणना कीजिए। तो चलो भैया हम लोग ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, माना एक सेल साम्य की स्थिति में है, साम्य की स्थिति में है, साम्य की क्या है प्यारे बच्चों, स्थिति में, साम्यावस्था में है। और आप लोग है ना, और आप लोग प्यारे बच्चों साम्यावस्था चैप्टर 11th में पढ़ के आए होगे, साम्यावस्था, ठीक है ना। साम्यावस्था वही साम्य की स्थिति में, जहां अग्र और पश्च अभिक्रियाएं दोनों आपस में बराबर होती हैं, और जो साम्यावस्था लागू होती है ना, वो साम्यावस्था किस पर लागू होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। तो प्यारे बच्चों यहां पे एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते हैं, ए की पावर 2 प्लस बी कैपिटल बी, उत्क्रमणीयता का चिन्ह ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी 2 प्लस। प्यारे बच्चों ये किस अवस्था में है, तो ये आयन के रूप में आयनिक अवस्था, ये किस अवस्था में, सॉलिड ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था, ये एक्वस आयनिक अवस्था। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आपसे कहें कि इसके लिए साम्य स्थिरांक कैसे निकालो, क्या निकालो प्यारे बच्चों, साम्य स्थिरांक कैसे निकालो, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा प्यारे बच्चों, क्या पढ़ रखा होगा कि उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। मेरे भाई आप ध्यान से समझो, है ना, मेरे भाई ध्यान से समझो, हमने आपसे बताया क्या, हमने आपसे बताया कि साम्य स्थिरांक होता क्या है, 11th में पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, कि यहां पर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कैसी बराबर यदि हम लिखना चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए की सांद्रता, सॉरी यहां ए की सांद्रता, और यहां पे है प्यारे बच्चों बी 2 प्लस की सांद्रता पूरे का अपान, यहां पे क्या है ए 2 प्लस की सांद्रता अपॉन बी, और यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, बी की सांद्रता। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो मात्राएं लिखी होती हैं उनको घात के रूप में लिखते हैं, तो यहां पे ए की सांद्रता, ए के आगे स्मॉल ए तो घात के रूप में ए, यहां पे बी है तो मेरे प्यारे बच्चों बी लिख देंगे। इसी प्रकार से यहां पे ए है और यहां पर बी है। मुझे विश्वास है कि इस बात को मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे। रविशंकर कुमार प्यारे बच्चों इसकी पूरी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है ना, यहां पे पूरी परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि केसी बराबर होता क्या है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब वहां पे ना जाओ क्योंकि ये 11th का है, यहां से आप समझो। अब आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना, आगे जो होता है यहां पर कहा जाता है कि चूंकि ठोस अवस्था, ठोस व द्रव की सांद्रण इकाई की का सांद्रण, ऐसा लिख लो, का सांद्रण, ठोस व द्रव का सांद्रण एक होता है। अगर साम्यावस्था पढ़ रहे होंगे तो ये लाइन भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं, जो ठोस होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनका सांद्रण कितना होता है प्यारे बच्चों, एक होता है, इकाई होता है, ठीक है ना। तो चलिए भैया केसी बराबर क्या आता है, ये किस अवस्था में, तो देख रहे हैं ए सॉलिड अवस्था में, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, एक आ गया। इसी प्रकार से बी एक्वस अवस्था, आयनिक अवस्था है प्यारे बच्चों, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यहां पे हो जाएगा अपॉन की पावर बी। ऐसे यहां पे एक्वस के रूप में ए की पावर 2 इंटू ए इंटू बी, बी सॉलिड है, सॉलिड की जो अवस्था होती है वो एक होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों केसी बराबर जो वैल्यू आएगा वह आएगा बी ए, है ना, सॉरी बी, एक मिनट प्यारे बच्चों, बी की पावर 2 प्लस की पावर स्मॉल बी अपॉन ए की पावर 2 प्लस और पावर स्मॉल ए। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो बताइए।
हाँ, ए की जगह एक्स भी मान सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, बस क्वेश्चन को आसान बनाना है। माहिर रजा सर असम वाली क्लास में आईयूपीएससी लेकर आइए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 11th वाली क्लास का मेरा फर्स्ट पेपर खत्म हो रहा है और सेकेंड पेपर उसमें शुरुआत करेंगे, तो आईयूपीएससी से ही शुरुआत कर देंगे, तो वहां आप लोगों को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, आप लोगों को भी लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, तो दोनों की क्लासें एक साथ हो जाएंगी, है ना, विस्तृत जानकारी उसमें मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। देखिए, है ना, ठीक ना, यहां से आप लोगों के केसी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक ना। अब जब केसी का वैल्यू निकल जाएगा तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल पढ़ा था, है ना, आप लोगों ने पढ़ा था साम्य स्थिरांक, जो नेंसर्ट समीकरण था, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त समीकरण के लिए, उपरोक्त समीकरण के लिए, समीकरण के लिए नेंसर्ट समीकरण, नेंसर्ट समीकरण क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, नेंसर्ट समीकरण। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब देखो नेंसर्ट समीकरण कल हमने आपको सॉल्व करवाया था, तो कल आप लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.051 अपॉन एन एफ इंटू लॉग 10। तो प्यारे बच्चों, जब कल हमने, है ना, जब कल हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, साम्य स्थिरांक लगाया था और ऐसे समीकरण लगाया था, तो यहां पर जो ऊपर मात्रा यहां पर लिखी गई थी उत्पाद की मात्रा और नीचे अभिकारक की मात्रा, ऐसे लिखे थे कल जब हमने निंसर्ट समीकरण पढ़ा था, बस अभिक्रिया बदली थी बस प्यारे बच्चों। तो यहां पे ऊपर उत्पाद की मात्रा और नीचे अभिकारक की मात्रा लिखे थे। तो प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक और उत्पाद, क्योंकि जो ठोस अवस्था में है उसका मान तो एक ही होगा, तो यहां पर आपका वैल्यू पुट होगा बी की पावर 2 प्लस अपॉन बी, और यहां पे प्यारे बच्चों होगा ए की पावर 2 प्लस इंटू ए। ठीक है, दयानंद कुमार, प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी पॉइंट आपके क्लास 11th के हैं, और इतना ज्यादा डिटेल में हम आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा लेकर चलेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझाएंगे, फिर उसके बाद हम साम्य स्थिरांक निकालना सिखाएंगे, तो बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना। पूरा इस साम्य स्थिरांक निकालने का पूरा एक लेक्चर लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और सीधे तो बताए भैया साम्य स्थिरांक की सब क्रिया का निकालना है, तो ये उत्पाद होता है, ये अभिकारक होता है, उत्पाद की सांद्रता हमने लिख दी, अभिकारक की सांद्रता लिख दी, सीधे बोल दिए ठोस और द्रव का सांद्रण इकाई होता है, तो जो ठोस अवस्था में होता है प्यारे बच्चों, उसका मान एक मान लिया गया, जो आयनिक है उसको जोड़ लिया गया, बस इतना ही तो ही बताए यार, विस्तार और कितना चले प्यारे बच्चों, हाँ, और कितना चले मेरे लाडले, समझो, बहुत लंबा चले जाएंगे फिर हम। तो बस भाई देखो आगे क्या है प्यारे बच्चों, साम्य की स्थिति में, यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, साम्य स्थिति में, साम्य स्थिति में ई सेल बराबर वैल्यू कितना होता है, जीरो के। साम्य में ई सेल बराबर वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, जीरो के। तो जहां पे ई सेल है वहां का वैल्यू जीरो हो गया, तो जीरो बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग 10। मेरे प्यारे बच्चों, है ना, है ना, मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे बी ए 2 प्लस की पावर बी और ए की पावर 2 प्लस इंटू ए है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इतने के स्थान पर आप केसी लिख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा मान, तो इतने के स्थान पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो, केसी, केसी लिख सकते हो, जो कि है प्यारे बच्चों साम्य स्थिरांक, है ना। इस चीज को पक्षांतर करिए, तो पक्षांतर करिएगा तो इस चीज को इधर लेके आओ, तो माइनस ई नॉट सेल बराबर होगा माइनस 0.0591 एन इंटू लॉग 10 केसी, माइनस से माइनस ये हट जाएगा प्यारे बच्चों, तो ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग 10 केसी। ठीक है, ये समीकरण आपका आ जाएगा। हाँ, सॉलिड और आयनिक किसी के यौगिक का मान सकते हैं नहीं प्यारे बच्चों, यहां पर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, अब जैसे AQ लिखा गया तो AQ आयनिक अवस्था है, यहां पे S लिखा गया तो ये सॉलिड है, उसी के नीचे L लिखा गया तो लिक्विड होता है, ठीक ना, L लिखा हो तो लिक्विड, G लिखा हो तो गैस। बोलो प्यारे बच्चे, यहां तक समझ गए आप सभी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
द्रव और ठोस और द्रव कौन है गुरुजी, समझ नहीं आ रहे भैया। सॉलिड नीचे लिखा गया है ना प्यारे बच्चों, एस सॉलिड है, AQ है तो ये आयनिक अवस्था एक्वस है, L लिखा होता नीचे तो लिक्विड होता है, G लिखा होता तो कैसी होता है? गैस होता तो लिखा जाता, बस इकाई सांद्रण किसके लिए होता? ठोस और द्रव के लिए एक होता। ठीक है, अच्छा हम जल्दी से एक बार बता देते हैं आप लोगों को, जल्दी से एक बार बताते हैं कि मान लेते हैं सेल साम्य स्थिति में हम एक समीकरण लिखे, कोई सेल की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। AQ किसको प्रदर्शित करता है? आयनिक अवस्था को। S किसको प्रदर्शित करता है? तो लिक्विड अवस्था को ही प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। इसी प्रकार से इधर A सॉलिड है, ये एक्वस है। मेरे प्यारे बच्चों जब भी कभी साम्य स्थिरांक की बात आए तो साम्य स्थिरांक होता क्या है? उत्पादकी सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पादकी सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठोस और द्रव का सांद्रण इकाई होता है, एक होता है, ठीक ना। ठोस और द्रव का सांद्रण कितना होता है? इकाई होता है, एक होता है। तो बस भैया जहां जहां ठोस है, जैसे ए इस हर वाला ठोस है तो उसका वैल्यू एक रख लिए, आयनिक वाले को हमने नोट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर ये बी वाला ठोस है, इसका मान रख दिया, बाकी नोट कर लिए, समाप्त हो गया, इतना ही बचेगा। ये कल हमने नेंसर्ट समीकरण पढ़ाया था, और नेंसर्ट समीकरण में यहां पर जो क्यू लिखे थे वो उत्पाद होता है बटे अभिकारक होता है ना। उत्पाद बटे क्या होता है? अभिकारक होता है, ठीक ना। और जब उत्पाद बटे अभिकारक होगा तो हमने लिख लिया साम्य की स्थिति। ये कल वाला समीकरण है, साम्य की स्थिति में ई सेल बराबर 0। तो बस प्यारे बच्चों ई सेल का मान 0 रख दिए, सॉल्व कर ली, और बाकी कुछ नहीं किए, ठीक है। गैस का सांद्रण कितना होता है भैया? ये सारी चीजें क्वेश्चन में दिया जाता है ना। यहां पे सिर्फ ठोस और द्रव, आप पीछे का चले जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ कि हाँ सर क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का, ये भी 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन है, और ये है VVIP क्वेश्चन। ये सब ऐसे प्रश्न है जो आपकी पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे प्रश्न है, जो आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? कोल-राउस का चालकता संबंधित नियम बताइए, इसके विभिन्न अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है भैया। इसके विभिन्न अनुप्रयोग लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोल-राउस का नियम। तो बच्चों कभी भी पूछा जाए तो आप हेडिंग बना लो, तो हमने ऐसे बना लिया कोल-राउस का नियम, कोल-राउस का नियम। अब कोल-राउस का नियम होता क्या है? पढ़े भी होंगे। कोल-राउस का नियम होता क्या है प्यारे बच्चों? तो यहां पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, कामा इनटू कामा, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत गड़बड़ लिख दिए क्या? अनंत गड़बड़ लिख दिए हैं लगता है, नहीं सही है। अनंत तनुता पर, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, ठीक ना, तनुता पर उसके धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, है ना, चालकता के योग के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों किसी भी विद्युत अपघट्ट के लिए, है ना, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो है ना, अनंत तनुता पर चालकता, भूल गए यहां पे, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, एक लाइन यहां पे भूल गए प्यारे बच्चों, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके लिए सॉरी प्यारे बच्चों,
क्या बोलेंगे, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, अनंत तन्यता के बराबर होती है। अब बराबर क्या होगा, ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो क्या होगा, धनायन, अनंत तन्यता पर धनायन प्लस अनंत तन्यता पर ऋणायन की चालकता का क्या होती है, योग होती है, जिसे हम बोलते हैं कोलराउस का नियम। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पे क्या है, देखिए ना, सुनो, ये हो गया अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को, है ना, कैप जिसे बोलते हैं, लेमडा भी पढ़ सकते हैं यहां पे। ठीक ना, ये भी लेमडा है, वो भी लेमडा ही है प्यारे बच्चों। तो इसको अनंत तन्यता पर धनायन और अनंत तन्यता पर ऋणायन का योग की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। सलमान भाई आप बहुत परेशान करते हैं, डबल, वहां डबल कामा क्यों लगाते हैं, ये नहीं पता है। आज आप 12th में पहुंच गए, आप इस बात को समझो, है ना, आप 12th में पहुंच गए, आप डबल कामा नहीं, कोई स्टेटमेंट लिखा जाता है, किसी की बातें लिखी जाती है, स्टेटमेंट जो होता है वो कामा इनवर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखता है, और आप इतना कॉपी पेस्ट कर दिए, दूसरे बच्चों का कमेंट नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों आप आगे सुनो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि NaCl पर, है ना, इधर हम आपको बता देते हैं, थोड़ी देर समझ लो। अगर आपसे कहें कि NaCl पर कोलराउस का नियम लिखिए, ठीक ना, अगर आपसे कहें कि इस NaCl पर कोलराउस का क्या लिखिए, नियम लिखिए, ठीक ना, तो क्या आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों होगा क्या, इस NaCl के लिए अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता लिखनी है। ठीक ना, अनंत तनुता पर इसकी क्या लिखनी है प्यारे बच्चों, चालकता लिखनी है। तो इसका धनायन लेमडा Na प्लस होगा प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl माइनस, बस खत्म हो गया। क्या प्यारे बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें प्यारे बच्चों HCl पर कोलराउस का नियम लिखो, HCl पर कोलराउस के नियम की अगर आपको लिखना हो चालकता, तो लिख सकते हैं लेमडा इन्फिनिटिव HCl बराबर होगा लेमडा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl माइनस। लिख लेंगे आप लोग। चलिए भाई, अगर इसको लिख लेंगे तो एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको दे दिया जाए NaOH, तो लेमडा इन्फिनिटिव NaOH बराबर होगा लेमडा इन्फिनिटिव Na प्लस और लेमडा इन्फिनिटिव OH माइनस। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग, लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो ये होता है कोलराउस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अब हमको कहा गया कि इसका क्या लिखिए, अनुप्रयोग लिखिए। ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको हमको क्या लिखना है, अनुप्रयोग लिखना है। तो चलिए हम अनुप्रयोग यहां पे लिखते हैं, यहां पे अनुप्रयोग हम लोग लिखते हैं। यहां पे हम एक हेडिंग बनाएंगे, यहां पे क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, हेडिंग। और हेडिंग क्या होगी, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अब कोलराउस के जब नियम के अनुप्रयोग की बात आ चुकी है, तो हम कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक ना, वो हम आपको बताते हैं। पहला, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, मोलर चालकता ज्ञात करना, चालकता ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करना। और अगर ऐसे रहेगा तो आपको कैसे बनाना होगा। तो भैया एक दुर्बल विद्युत अपघट्य आपके लिए लेते हैं और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे बनेगा वो आपको बताते हैं। माना, ध्यान से समझिएगा, माना दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य
CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, HCl, CH3COONA, ठीक ना, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य है ना। क्या NaCl, HCl, CH3COONA अर्थात एसीटेट प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से ज्ञात करते हैं, की सहायता से ज्ञात करते हैं, की सहायता से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, है ना, आपसे कहा क्या गया कि अगर आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH एसिटिक अम्ल की आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ठीक ना, मोलर चालकता किसकी ज्ञात करनी है, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए ये प्रबल विद्युत अपघट्य की जरूरत होगी। अब कैसे जरूरत होगी, कैसे इसको निकाल सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस CH3COOH तो यहां पे लिख लेंगे हम कोलराउस नियम से, क्या लिखेंगे, कोलराउस नियम से, ठीक है। अब इस कोलराउस के नियम पर सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल का लिखते हैं, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COOH बराबर होगा यहां पे लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि कोलराउस का नियम कहता है, क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है, यही आपको बताया गया है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसी प्रकार से जैसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लगाए, वैसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ये नियम लगाते हैं। तो प्रबल के लिए आप लगाते हैं NaCl के लिए, तो लैम्डा इन्फिनिटिव प्यारे बच्चों NaCl बराबर ये होगा लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम HCl के लिए निकालेंगे, तो लैम्डा इन्फिनिटिव HCl बराबर के लैम्डा इन्फिनिटिव H प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl माइनस, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम एसिटिक अम्ल के लिए मानेंगे, तो CH3COONA बराबर होगा लैम्डा इन्फिनिटिव Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO माइनस, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना भैया। देखो आयन के रूप में तोड़े, कभी भी एसिटिक अम्ल टूटेगा CH3COO माइनस H प्लस के रूप में टूटेगा, वैसे लिख दिया गया। NaCl जब भी कभी टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में लिख दिया गया। HCl है ना, HCl टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो वो लिख दिया गया। इसी प्रकार से CH3COO Na से लिखा गया, तो प्यारे बच्चों Na प्लस और CH3COO माइनस में लिख दिया गया, ठीक है। तो अब आपको एक दिमाग से सोचना है, अब यहां पर आपको समझना होगा क्या प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझो। समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को गौर से समझो। समीकरण 2, 3 और 4 को गौर से समझो और आप ऐसा फार्मूला सेट करो कि सब कुछ कटने पिटने के बाद ये लास्ट में मिल जाए, समीकरण नंबर 1 मिल जाए। आप समीकरण 2 और 3 और 4 को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, लेकिन लास्ट में आपको सिर्फ इतना हुआ मिलता हुआ नजर आए, तो कैसे होगा उसी पर आपको हम चर्चा करके बताते हैं, सोचिए आप लोग भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पे सोचिए आप लोग क्या कर सकते हैं। समीकरण 2 और 3 और 4 को ऐसे व्यवस्थित करिए, ऐसे लिखिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, कि लास्ट में समीकरण नंबर 1 मिल जाए। तो हम बताते हैं आपको क्या कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों गौर से करो, यहां पर लास्ट में सिर्फ इतना ही बच जाए तो क्या क्या हम जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, ध्यान से दोनों प्यारे बच्चे। यहां पर H प्लस है और यहां पे CH3COO माइनस, ये जुड़ना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, जुड़ना चाहिए। तो क्या यहां पर H प्लस है, यहां पर CH3COO माइनस। यदि हम समीकरण 2 और 4 को जोड़ ले, सॉरी 3 और 4 को जोड़ ले, क्योंकि भैया यहां पे H प्लस है और यहां पे CH3COO माइनस, लास्ट में हमको यही लेके आना है ना। तो 2 और 3 को जोड़ लो, 4 से घटा दो,
यही बोल रहे हो? हाँ, एक लिख रहा 2 और 3 को। अच्छा नहीं प्यारे बच्चे, 3 और 4 को जोड़ो और 2 से घटा दो, ठीक ना। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं, लिखते क्या है कि समीकरण 3 व 4 को जोड़ने तथा समीकरण 2 से घटाने पर, बस समीकरण 2 से घटाने पर। समझ में आ गया ना? हाँ चलिए भाई जोड़ लेते हैं। तो बायां पक्ष बाएं साइड जुड़ेगा और दायां पक्ष दायां साइड, बायां पक्ष बाएं साइड और दायां पक्ष दाएं साइड। तो बायां पक्ष हमने जोड़ा, देखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों इधर से ध्यान से समझो, लेमडा इन्फिनिटी क्या है? HCl है, प्लस लेमडा इन्फिनिटी क्या है? CS3COONA। देखो समीकरण 3 और 4 के बाएं पक्ष को जोड़ लिया और दाएं से घटा देना है, कह रहा ना समीकरण 2 से। तो 2 का समीकरण 2 का यही दाया बायां पक्ष है, तो लेमडा इन्फिनिटी यहां पे हो जाएगा NaCl। बस देख लो समीकरण 3 और 4 को बाएं पक्ष को जोड़ा और समीकरण 2 के बाएं पक्ष से घटा दिया। समीकरण 2 और 3 को, सॉरी क्या है, 3 और 4 को जोड़ा और 2 से घटा दिया। इतना समझ गए आप लोग? हाँ घटा देंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से घटाएंगे, इतना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने बाएं को जोड़ा, तो हमने दाहिने को भी जोड़ लेना है, दाहिने ओर को भी जोड़ना और घटाना। चलो भाई लिखते हैं, लेमडा इन्फिनिटी H प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये हो गया, इतना माने लिख लिए, प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, इसको इधर लिखते हैं। अब देखो आगे, प्लस लेमडा इन्फिनिटी CS3COO माइनस, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब बारी आई दूसरे वाले नंबर की, है ना। तो देखो 2, 3 और 4 को हमने बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में जोड़ा और यहां पे हमने समीकरण 2 को घटाया है। तो वैसे यहां पर भी समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 2 ये वाला भाग है, माइनस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस माइनस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये हो गया। देखो प्यारे बच्चों, जो विपरीत चिन्ह होते हैं वो हट जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। Na माइनस है, Na प्लस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Cl प्लस है, कट गया भैया। तो बचा क्या? लेमडा इन्फिनिटी HCl प्लस लेमडा इन्फिनिटी CS3COONA माइनस लेमडा इन्फिनिटी NaCl, ये बराबर होगा। देखो यही तो बचा है, यही 2 चीज तो बचे हैं, यही 2 भाग तो बचे हैं ना, लेमडा इन्फिनिटी H प्लस और लेमडा इन्फिनिटी CS3COO माइनस, उसके स्थान पर ये वैल्यू रख दीजिएगा। इतना आप लिख सकते हैं, लेमडा इन्फिनिटी CS3COOH। लीजिए भैया, कोलराउस नियम के आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट हम मूलर चालकता की गणना ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसका अनुप्रयोग क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में अनुप्रयोग का 2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अनुप्रयोग का 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, 2 पॉइंट और हम यहां पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने पर, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। और दूसरा पॉइंट किसमें कर सकते हैं प्यारे बच्चों? तो अल्प विलेय अणुओं की, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में, विलेयता ज्ञात करने में। बस यहां तक आपको याद रखना, ठीक है, यहां तक आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। यहां से शुरुआत करिएगा और ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। CS3COOH की जगह दूसरा ले सकते हैं नहीं प्यारे बच्चे, जो बराबर आया है उसी को बराबर लिखेंगे हम, ठीक है ना। चलिए भैया आगे हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है,
इसका हम तरीका आपको बता देंगे, सॉल्व आपको करना है। इसका तरीका आपको बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व आप ही को करना है प्यारे बच्चों। और कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। कोलराउस के नियम पर क्या कह रहा है कि जल की, है ना, लेमडा एम, इसके लिए H2O के लिए, H2O के लिए आप ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। ठीक है ना, इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, है ना, ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है तो इसके लिए जो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा वह होगा NaOH, HCl और NaCl। ठीक है ना। क्या आप लोग इन तीनों पर, इन तीनों यौगिकों पर कोलराउस का नियम लगा करके इसका मान ज्ञात कर सकते हो? बताओ। बाप रे, याद करेंगे पर भी याद नहीं होगा सर जी, ये तो भैया आपके ऊपर है। फर्स्ट गेस पेपर करवा देंगे भाई, उसको भी करवा देंगे। ठीक ना, वो लोग कर लेंगे। आपको इसका मान ज्ञात करना है तो क्या इन तीनों यौगिकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, काफी बच्चे कह रहे हैं सर नहीं ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हम जल्दी से ज्ञात करके बता देते हैं। हम समीकरण बना देते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, है ना। जल की लेमडा एम की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए, की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए HCl, NaOH, NaCl का प्रयोग करते हैं। NaCl का प्रयोग करते हैं। NaCl का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अनंत तनुता पर H2O की चालकता क्या होगी? लेमडा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस मेरे प्यारे बच्चों OH माइनस, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से HCl के लिए लगाएंगे, है ना, HCl के लिए लगाएंगे तो लेमडा इन्फिनिटिव क्या प्यारे बच्चों? NaOH। तो क्या बनेगा? लेमडा इन्फिनिटिव Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटिव OH माइनस, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से लेमडा इन्फिनिटिव HCl, लेमडा इन्फिनिटिव H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl माइनस, समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार से लास्ट है लेमडा इन्फिनिटिव NaCl, बराबर ये होगा लेमडा इन्फिनिटिव Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl माइनस। अब बताओ, ज्ञात कर लोगे आप लोग? अब ज्ञात कर लोगे आप लोग? अब ज्ञात कर लोगे ना? आपको ये लाना है, इन तीन समीकरणों को कैसे लिखोगे कि हमको लास्ट में ये मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण, है ना, समीकरण किसको? समीकरण 2 व 3 को जोड़कर, 3 को जोड़कर समीकरण, है ना, समीकरण 2 और 3 को जोड़कर समीकरण 3 से घटाने पर हो गया ना? कर लेंगे ना आप लोग? बच्चों निकल जाएगा ना? चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन ये है कि ये सब क्वेश्चन तो बार बार घूम फिर कर आता रहता है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार घूम फिर कर हमारे पेपर में आते रहते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। और क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है ना, क्वेश्चन भी आपको ध्यान देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ। देखो कैसे हम आपको इसको समझाते हैं। ऐसे एक चित्र बना लो, है ना, ऐसे एक चित्र बना लो। चित्र आपको समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। ऐसे हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं चित्र को। इसमें भरा गया विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक ना। यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, प्लस है तो ये है एनोड,
और माइनस है तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, कैथोड होगा। जब भी आप धारा प्रवाहित करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक ना, क्या कह रहा है कि अगर ये एनोड और ये कैथोड के मध्य धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, इसके मध्य क्या प्रवाहित करते हैं, धारा। हाँ ठीक है, साउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्यास बहुत ज्यादा लगे। दवा खाए थे प्यारे बच्चों, दवा खाने के बाद तुरंत क्लास में चले आए थे, कहीं पानी भी नहीं पी पाए थे। हाँ हाँ, आप क्लास को करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर एनोड होगा, यहां पर कैथोड होगा। अब इस एनोड और कैथोड के मध्य जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, धारा, तो कुछ मात्रा कहां पर मुक्त होती है, तो कुछ मात्रा मुक्त होती है एनोड पर, एनोड पर जाके एकत्रित हो जाती है, और कुछ मात्रा मुक्त होकर कहां पर चली जाती है, कैथोड पर। जब भी विद्युत अपघटन होता है तो विद्युत अपघट की कुछ मात्रा जाकर एनोड और कैथोड पर क्या होती है, मुक्त होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप जितनी धारा आप प्रवाहित कर रहे हो, है ना, जितनी धारा आप प्रवाहित कर रहे हो उतनी मात्रा यहां पर इकट्ठा होगी, ठीक है ना, जितनी आप धारा प्रवाहित करोगे उतनी ही मात्रा यहां पर क्या होगी, इकट्ठा होगी। बस यही है फैराडे का प्रथम नियम, चाहे आप देख सकते हो। कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम कि विद्युत अपघटन में कैथोड एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन से गुजरने वाली, क्या प्यारे बच्चों, विद्युत की मात्रा अर्थात विद्युत धारा की समानुपाती होती है। मान लो प्यारे बच्चों, हमने प्रवाहित की क्यू मात्रा, क्यू एम्पियर की धारा प्रवाहित की, क्यू एम्पियर की क्या होगी प्यारे बच्चों, धारा प्रवाहित की, तो समानुपाती होगा कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि भैया कह रहा है हमारा कि आप जितनी धारा प्रवाहित करेंगे, आप जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतनी मात्रा प्राप्त होगी, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, तो जिससे Z इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, डब्ल्यू हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो डब्ल्यू बराबर आप लोग लिख सकते हो Q अपॉन प्यारे बच्चों Z, क्या लिख सकते हो, Q अपॉन Z। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो Q होता है आवेश की मात्रा होती है, वह एम्पियर I है ना, और समय के गुणनफल के बराबर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, ठीक है ना, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो W बराबर आप लोग लिख सकते हो प्यारे बच्चों I इंटू टी अपॉन क्या प्यारे बच्चों, Z। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, काफी बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर यहां पर Z और ये सारी चीजें क्या क्या हैं, तो भैया हम आपके लिए लिख देते हैं। W क्या है ना, W क्या है प्यारे बच्चों, पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या Q क्या है, तो ये बोलेंगे आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। I क्या है, तो I भैया धारा है, I क्या है प्यारे बच्चों, धारा है। T क्या है, तो T है प्यारे बच्चों समय। और फिर आपको क्या लिखना है, Z क्या है, तो Z है प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। चलिए खत्म हो गया, ठीक है ना, ये आपको लिखना है फैराडे के प्रथम नियम। देखो लिखना तो पूरा है, अगर आप पूरा नहीं लिखोगे, अच्छा नंबर पाना है तो भैया पूरा लिखना ही पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हमारा फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम का नियम लिखें और वर्णन करें। दूसरा नियम बताना है। विवेक सर केमिस्ट्री का 24 घंटा वाला क्लास लीजिएगा, ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव, वो जल्द हो जाएगा और हमको लगता है कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम पहले ही आप लोगों को मॉडल पेपर तैयार करके रख चुके हैं। 5 मॉडल पेपर हम एडवांस में तैयार करके आपके लोगों के लिए रख चुके हैं। कुल मिला के वो 10 मॉडल पेपर होंगे, और 10 मॉडल पेपर का मतलब हो गया 10 और 70 का गुणा कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 700 ऑब्जेक्टिव पूरा कराने की कोशिश ये है। ये 700 ऑब्जेक्टिव हम आपको करवाएंगे छोटी छोटी क्लासों में, ये आपके हम अभी से बता दे रहे हैं। 700 ऑब्जेक्टिव आपके कितने हैं, 5 हो चुके हैं, लगभग 300 से 400 ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर चुके हैं आपके लिए, 300 से 400 ऑब्जेक्टिव हो चुका है।
आप उसके लिए परेशान ना होइए, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो प्यारे बच्चे, हाँ, W बराबर जेड आई इंटू टी होता है। कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ गड़बड़ कर दिए, 1 मिनट रुकिए ना। अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। Q बराबर, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट प्यारे बच्चे, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, वो हम लाइन को थोड़ा सा भ्रमित हो गए। क्यू की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले कैथोड पर मुक्त मात्रा के बराबर होगा, मतलब W समानुपाती Q के होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, है ना, सॉरी वो ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, सॉरी प्यारे बच्चे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, उसके लिए माफी चाहते हैं। सजा आपके हाथों में है, ठीक है ना, सजा आपके हाथों में। थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी प्यारे बच्चे, ठीक ना। अब देखते हैं, देखो W बराबर ये हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, Q, तो W बराबर, हाँ जो सजा देना चाहते हो दे सकते हैं आप लोग, है ना। तो जेड आई और W बराबर यहां पे हो जाएगा जेड आई इंटू टी, ये आपका हो जाएगा, बस खत्म है। फार्मूला थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ये हो जाएगा, है ना। जो भी है आप सजा दे सकते हैं। हाँ सजा यही है, कौन सी सजा है बताइए ना। बस ये है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि माना क्यू विद्युत की मात्रा बिलियन में प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर W पदार्थ मुक्त होता है, तो W कितना प्राप्त होगा, जितना आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है ना। तो W समानुपाती Q के समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो Z, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों Q बराबर क्या होता है, चूंकि Q बराबर होता है I इंटू टी, बस फार्मूला लगा देना, खत्म हो जाएगा। चलो सजा यही है कि आज 70 VBI ऑब्जेक्टिव करवाइए, इसको हम अगले संडे करवा देंगे, है ना। हो सकता है कि संडे आपकी मैराथन क्लास ही लगवा देते हैं, है ना। आप 100 ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, 400 500 करवा देते हैं, है ना। परेशान मत होइए उसके लिए, चलिए, है ना, चलिए उसके लिए परेशान ना होइए। इस संडे कुछ स्पेशल दे देते हैं आप लोगों को, है ना। 3-4 अभी 100 आप कहे हैं तो हम पूरा कर देते हैं, आपका 400-500 वाला ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। देखिए कोशिश करते हैं अगर मिल जाए तो, ठीक ना। हाँ 1 लाइनर है, 1 लाइनर इसके बाद है, हाँ ठीक है। PDF का तो बहुत ज्यादा थोड़ी यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे तो हैं ही प्यारे बच्चे। चलो देखो क्या बोलेंगे कि द्वितीय नियम लिखना है, तो द्वितीय नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम। विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी, है ना, रासायनिक तुल्यांक के भार के समानुपाती। मेरे प्यारे बच्चों मान लो एक छोटा छोटा ऐसे सेल बना लिए, इसमें आप छोटा छोटा क्या बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं, ठीक है, और समान मात्रा की धारा प्रवाहित की जाती है ना। आई यहां पे, आई यहां पे, आई यहां पे, ठीक है ना। समान मात्रा की धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये एनोड और कैथोड, मान लो थोड़ा सा चित्र हम आपको इसलिए बना देते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके, ये आपके हो गए। तो प्यारे बच्चों अगर सब में आई एम्पियर की धारा समान रूप से प्रवाहित की जाती है, तो यहां पर कैथोड और एनोड, यहां पर कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड पर जितनी मात्रा प्रवाहित होगी, है ना, जितनी मात्रा प्राप्त होगी वो विद्युत रासायनिक, है ना, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। यही कहना चाहता है आपसे और कुछ नहीं। यही आपसे कहना चाहता है कि प्यारे बच्चों कि अगर आप अलग अलग सेल लेते हैं, अलग अलग विद्युत अपघट्ट का विलयन लेते हैं और उन सब में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस कैथोड और एनोड पर जितनी मात्रा प्राप्त होगी, जितनी मात्रा इन सब पर प्राप्त होगी, वो रासायनिक तुल्यांक के क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात प्यारे बच्चों W समानुपाती किसके होगा, E के होगा, ठीक है ना। चलिए भाई ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये अलग अलग विलयनों के लिए हो, ये किसके लिए हो, अलग अलग विलयनों के लिए हो, तो W1 समानुपाती E1 होगा, ठीक है ना। W2 समानुपाती E2 होगा, फिर W3 समानुपाती E3 होगा, ये अलग अलग होगा। मेरे प्यारे बच्चों कभी भी समानुपाती को आपको दिख जाए, है ना, समानुपाती, ठीक ना, समानुपाती के रूप में रहे तो उसको हम लिख सकते हैं W1 अपान E1 बराबर होगा W2 अपान E2। हम ऐसे बराबर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, बराबर के रूप में लिख सकते हैं। यही होता है प्यारे बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम। राजेश ठाकुर बिल्कुल प्यारे बच्चे, ये हम लोगों का भरपूर प्रयास है,
तो आप कह रहे हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, टारगेट बोर्ड की पूरी टीम कोशिश कर रही है कि कुछ अच्छा करें, बच्चों के लिए पूरी ताकत झोंक दें, पूरी मेहनत अपनी दे दें। क्योंकि एक अध्यापक हमेशा चाहता है, इस संसार के माँ बाप के अलावा एक अध्यापक एक ऐसा होता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। वो निस्वार्थ प्रेम करता है, वो सिर्फ इसलिए कि एक दिन उस बच्चे है ना, वो बच्चा टॉप करेगा, वो अच्छा अंक लाएगा, तो उसके साथ साथ अपने नाम तो लेगा ही, साथ साथ उस अध्यापक का नाम, उस टीम का नाम भी लेता है। ये इससे होता है प्यारे बच्चों, तो निस्वार्थ प्यार होता है ना। और बाकी बहुत कुछ है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। और देखो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम ये गैल्वेनी सेल पढ़ेंगे, ठीक ना। आज इसको हम छोड़ दे रहे हैं, कल की क्लास में हम गैल्वेनी सेल पढ़ेंगे, ठीक ना। कल की हम गैल्वेनी सेल कल पढ़ा देंगे। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। याद रहेगा, है ना, याद रहेगा। आप लोगों की शर्त भाई गजब की है, सजा यही रहेगा कि आप शादी कर लीजिए, टाइम आएगा तो वो भी कर लेंगे, आप पढ़ाई दो, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पे ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले 2 अन्य पदार्थों के नाम बताओ। ये 60 क्वेश्चन है ना, ये 60 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर कभी भी पूछा जाएगा तो 2 नंबर में पूछ लेगा, छोटा प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे भी प्रश्न छोटा सा छोटू सा क्वेश्चन आता है और हम लोग भूल जाते हैं, छोटू सा क्वेश्चन आता है और हम लोग क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, भूल जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेल में प्रयुक्त किए जाने वाले 2 अन्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों। मेथेन होता है और मेथेनॉल होता है। मेथेन होता है और क्या होता है प्यारे बच्चों, मेथेनॉल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ये वाला भी क्वेश्चन कम से कम अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो 2 से 3 बार मिलेगा। ये सीधे सीधे यही प्रश्न आपसे मिल जाता है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं प्यारे बच्चों कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है ना, एग्जाम्पल आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये आपका सेलफोन है, ठीक ना, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, सेलफोन है। इस सेलफोन की जो बैटरी लगी होती है उसमें चार्जर मतलब आवेशन खत्म हो जाता है। आवेश खत्म होता है तो चार्जर लाते हैं, चार्ज करते हैं, पुनः कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। मतलब इस सेलफोन में लगी जो बैटरी होती है ना, जो बैटरी लगी है वह एक प्रकार आवेशन खत्म होता है और फिर कोशिश करते हैं, चार्ज करते हैं तो फिर आ जाता है उसमें आवेशन। समझ रहे हैं, एक बार आवेशन होगा, उपयोग करोगे, आवेशन समाप्त होगा, आवेशन फिर से कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपके ये फोन में लगी बैटरी है, और सॉरी फोन में कह रहे हैं, फोन नहीं खोलेंगे भाई, फोन खोलेगा ही नहीं। अब आप देख रहे हैं ये वाला सेल, ये वाला सेल देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। ये एक बार ये इसका आवेशन खत्म है ना, एक बार ये चार्जर इसका खत्म, तो समझ जाओ प्यारे बच्चों, है ना, आप समझ जाओ इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हो। समझ रहे हैं ना। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, तो प्राथमिक सेल वह सेल जो केवल एक बार में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय उपयोग करने के बाद ये निष्क्रिय होते हैं। तो आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों कि ये जो आपकी बैटरी आपको दिख रही है कैसा सेल है। हाँ, आज से 1000 साल पहले जो आदि मानव लोग टार्च का प्रयोग करते थे उसमें ऐसे ही सेल लगे होते थे, है ना। आज से 1000 साल पहले जो आदिमानव रहा करते थे प्यारे बच्चों, ऐसी ही बैटरी का प्रयोग करते थे और वो क्या होता है प्यारे बच्चों, प्राथमिक सेल होता है ना। तो मतलब जिसका एक बार उपयोग हो और कुछ समय के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, ठीक ना, वो निष्क्रिय हो जाता है तो उसका पुनः उपयोग नहीं ला सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे आपका शुष्क सेल होता है, ये सारे क्या है प्यारे बच्चों, शुष्क सेल है। ये जो हाथ में लिए है क्या है, शुष्क सेल है और मरकरी सेल हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, वह सेल जो बार बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः आवेशित करके उपयोग की जाती है, द्वितीयक सेल कहलाती है। जैसे इन्वर्टर हो गया, है ना, जैसे इन्वर्टर हो गया, मोबाइल फोन का हो गया, ये सारी के सारे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, है ना, ठीक ना, आपके क्या होते हैं द्वितीयक सेल, जिसमें आपका आता है सीसा संचायक सेल। एग्जाम्पल याद रखना, सीसा संचायक सेल किसका उदाहरण है, तो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है, क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर इलेक्ट्रोड, विद्युत या इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों यहां पर इसके बारे में, तो क्या कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, तो कह रहा है धातु को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के किस क्रम में लिखा जाए, बढ़ते क्रम में। बहुत आसान भाषा में लिखे, इस बात को समझ लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके 4 लक्षण बहुत आसान भाषा में आप देख सकते हैं। धातुओं को उनके किस क्रम में, मानक इलेक्ट्रोड विभव के किस क्रम में प्यारे बच्चों, बढ़ते क्रम में। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं।
इतना आसान है। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक ना? अब क्या है प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट लक्षण क्या है कि भैया श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, है ना, श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वे अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। ये भी आप लोग पढ़े हैं, है ना? अगर नहीं है तो इसके एग्जांपल हम जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे। बस यहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है। अधिक विद्युत ऋणात्मक जो मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु है वह अधिक प्रबल अपचायक होती है। आपको बताया गया था, प्यारे बच्चों, क्या कि जो अधिक ऋणात्मक मान होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव का, उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट यही है प्यारे बच्चों कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर रखी धातुओं से अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल होता है ना, ऐसे एग्जांपल होता है क्या प्यारे बच्चों कि कापर धातु की छड़ को या फिर जिंक की धातु की छड़ को आप किस में डुबाते हैं? कापर सल्फेट के विलयन में। तो कापर सल्फेट का जो नीला रंग हो जाता है गायब हो जाता है। ऐसा कुछ पढ़े होंगे ना, तो वही है पॉइंट। अगला है प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी में, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को धन वैद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता जाता है। मतलब अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनका धन वैद्युतीय लक्षण अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम होती हुई जाती है। ठीक है। चलिए भाई, अब वन लाइनर आप लोग देख लेते हैं। चलिए वन लाइनर आपके सामने है, देखिए, चलिए जल्दी से देखिए। ठीक ना, बस 5 मिनट में वन लाइनर हम देखते हैं, 7 मिनट में देखते हैं। 1:20 पर क्लास बंद कर देंगे, 1:20 पर क्लास बंद कर देंगे। चलिए जवाब दीजिए आप सभी लोग, है ना। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्यारे बच्चों चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का क्या मात्रक होता है? ओम इनवर्स, ऐसे, है ना, महो या सीमेंस, ये तीनों मात्रक है प्यारे बच्चों। ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं चालकत्व का मात्रक, महो बोल सकते हैं और सीमेंस, तीनों मात्रक है ये। समझ में आया ना? इसे अब तीनों मात्रक बोलेंगे चालकत्व का, ओम इनवर्स महो सीमेंस। ठीक है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद लाडलो क्या होगा? प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ये गड़बड़े लिखती है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक 2 बार गलत लिख दिए हैं हमको लगता है। हाँ, यहां पे गड़बड़ हो गया है ना, टाइपिंग वाले ने भैया कर दी गड़बड़, है ना, यहां पे टाइपिंग वाले भैया ने कर दी गड़बड़, तो इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहां होगा प्यारे बच्चों विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है ना प्यारे बच्चों? हाँ अब सही है, अब सही है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर और विशिष्ट चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या महो सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? चलो प्यारे बच्चों, एल अपान एल किसको निरूपित करता है? एल अपान ए, है ना, एल अपान ए किसको निरूपित करता है? तो सेल स्थिरांक को निरूपित करता है, जिसे आप जी स्टार बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? जी स्टार बोलते हैं। चलिए भाई, सेल स्थिरांक का मात्रक, है ना, सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? सो सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या तो फिर क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। सेल स्थिरांक का मात्रक होता है सीमेन और सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। चलो भाई ठीक है। एक फार्मूला होता है लेमडा बराबर होता है प्यारे बच्चों के इंटू भी, एक फार्मूला होता है लेमडा बराबर प्यारे बच्चों के इंटू भी। समीकरण को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इस समीकरण को हम कहते हैं प्यारे बच्चों तुल्यांकी चालक।
हो गया, साउंड प्रॉब्लम थी ना, चलिए भाई सॉरी प्यारे बच्चे, वो ध्यान नहीं दिए। चलो अच्छा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बस देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं मोलर चालकता का क्या मात्रक होता है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है ना, मोलर चालकता का मात्रक। चलिए इसको देखिए आप लोग, मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स। दूसरा क्या मात्रक हो सकता है, महो सेंटीमीटर मोल इनवर्स, और लास्ट हो सकता है सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो गड़बड़ लग रहा है कुछ भाई, है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें स्क्वायर नहीं आना चाहिए, सब में स्क्वायर नहीं, तो इसमें कह लिया आएगा सेंटीमीटर, ये नहीं होगा, ठीक ना, ये नहीं होगा, सीमेंस मीटर इंटू मोल इनवर्स, ये सही होगा, ठीक है ना। हाँ चलो आगे देखते हैं, अगला आगे है कि बिलियन को तनु करने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है। लाइन याद रखना आप लोग, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या प्यारे बच्चों, बिलियन को तनु करने पर विशिष्ट चालकत्व का मान घटता है, और बिलियन को तनु करने पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान बढ़ता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना इसको, आईएमपी, ठीक है ना। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, अच्छे जिसमें चालन होता है उसे आप बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। उसके बाद किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसका वियोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भैया वियोजन बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाइएगा, टूटने की संभावना क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है, ज्यादा टूटता है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में दो होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल में दो होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है। तो जो एनोड होता है वह धनावेशित होता है, कैसा होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है फिर बच्चों, धनावेशित होता है, और कैथोड ऋणावेशित होता है। और एनोड का होता है ऑक्सीकरण और कैथोड का होता है अपचयन। इसी प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल, जिसे आप बोलते हैं गैल्वेनी सेल, है ना, जिसमें होता है गैल्वेनी सेल, उसमें एनोड और कैथोड होता है, लेकिन एनोड होता है ऋणावेशित और कैथोड होता है प्यारे बच्चों धनावेशित। इसमें एनोड का ऑक्सीकरण और कैथोड का अपचयन होता है, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर, जब हम विद्युत अपघटन गलित NaCl का करते हैं तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर Na प्राप्त होता है, सोडियम धातु प्राप्त होती है। चलिए लास्ट है गलित NaCl का विद्युत अपघटन करने पर, ये दो टाइप कर दिए हैं लगता है ना, ये दो टाइप कर दिए हैं भाई, ये आपका दो टाइप हो गया। चलिए दोबारा टाइप हो चुका है प्यारे बच्चों, है ना, इस क्वेश्चन को दोबारा टाइप कर दिया है इन्होंने। आगे कह रहा है विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु दूसरे धातु पर प्रति चढ़ाने की क्रिया। एक विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। एक फैरेड का मान कितना होता है, तो 96,500 एम्पियर होता है, ठीक है। धातु के व्यवसायिक उत्पादन में लगभग कितने एम्पियर की धारा का प्रयोग होता है, तो 5000 एम्पियर की धारा का प्रयोग होता है। जब हम धातु का व्यवसायिक उत्पादन में लगभग, है ना, व्यवसायिक उत्पादन बड़े पैमाने पर, है ना, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करते हैं तो लगभग 5000 एम्पियर धारा का प्रयोग होता है। धातुओं का संक्षारण, धातुओं का जो नष्ट होना होता है वो कैसी क्रिया होती है, तो वैद्युत रासायनिक क्रिया होती है। धातुओं का संरक्षण कैसी अभिक्रिया है, तो ऋणात्मक अभिक्रिया है। ये आपके कुल 1 लाइनर थे इस लेसन के, है ना, 1 लाइनर थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 1 लाइनर थे। कल इसमें के ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आपके लिए। हाँ 96,500 कूलम होगा, अच्छा एम्पियर लिख दिए, हाँ भाई सही कह रहे हो, ठीक है ना। इसके प्यारे बच्चों कल हम लोग पढ़ लेंगे ऑब्जेक्टिव और गैल्वेनी सेल, 2 पॉइंट बचा है, 2 पॉइंट कल हम लोग इसके पढ़ लेंगे, ठीक ना, 2 पॉइंट बचे हैं प्यारे बच्चे आपके, ठीक है ना। तो चलो बताओ, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल इसके ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे, ठीक ना, कल इसका ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, और साथ ही प्यारे बच्चों, है ना, गैल्वेनी सेल पढ़ेंगे, गैल्वेनी सेल और इसका ऑब्जेक्टिव, कल ये वाली क्लास हम खत्म कर देंगे। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, कुशवाहा चंदन हम आपके कमेंट पढ़ लिए हैं। क्लास समझ में आया सभी को प्यारे बच्चों? जल्दी से हम कोर्स खत्म करके और बेहतरीन तैयारी जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। शाम वाली क्लास हम तैयारी पर ही रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, उनको बढ़िया तरीके से समझो, पढ़ो।
है ना। इतना समझिए कि हम प्रीवियस ईयर पढ़ के क्वेश्चन में टॉप कर ले जाएंगे, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लेंगे। तो ये आपकी भूल है प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं कि कहां पर कब कितना पेपर हार्ड बना दे कोई पता नहीं चलता है ना, कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए आप मेहनत करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन लेके चलेंगे, समझिएगा कि यार है तो दिक्कत होगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि हमको हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, टॉपर बनना है, अच्छे अंक लाना है, किसी से आगे निकलना है। तो जो दूसरा नहीं पढ़ा है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर वो पेपर में आए तो जो नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा, अगर आप पढ़े तभी आप कर पाएंगे। तो आपको आगे निकलना है तो मेहनत करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शाम वाली क्लास में उपसा संयोजी यौगिक वाला मेरा चैप्टर खत्म हो गया था प्यारे बच्चों, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए थे, तो आज वो करवा देते हैं, ठीक ना। फिर अगले सोमवार और मंगलवार होगी तो फिर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगी, और साथ ही साथ मैराथन क्लास का भी आप लोगों को जोड़ा जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप आगे निकलना है तो आप सबसे अलग पढ़ने की कोशिश करो, सबसे अलग दिखाने की कोशिश करो प्यारे बच्चे आप लोग, है ना। दुनिया मंच दे या ना दे, दुनिया आपको देखे या ना दे, लेकिन हमको ऐसा कुछ काम करना है, ऐसे कर कुछ अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा करना है कि दुनिया अभी नहीं ध्यान दे रही, लेकिन आने वाले समय में हमको ध्यान दे। हम यही आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे बच्चों, मन लगा के आप लोग पढ़ो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। डरना नहीं, मेहनत करो, मजा आएगा, विश्वास रखिए, आपको अच्छा लगेगा। और हमेशा पॉजिटिव सोचना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, निगेटिव मत सोचना, ताकि इस समय आप लोग इतना समझ लीजिए, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंकिंग आती है, दोनों विचार आते हैं, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना कि हाँ हमको ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, रिएक्शन ही ठीक है सर। शाम वाली क्लास में तमाम बच्चे उसमें कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए हमको लगा कि रिएक्शन वाली क्लास अभी लेना उचित नहीं है, ताकि उसका जब रिएक्शन क्लास लेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेकर चलेंगे, तब ठीक रहेगा। ताकि हम यहाँ पे देखें ना प्यारे बच्चों कि कोई स्पेशली रिएक्शन नहीं पढ़ना चाहता, जबकि स्पेशली 10 से 15 रिएक्शन आती है, और नहीं होगा तो एप्लीकेशन के अंदर हम ही पढ़ा देंगे, ठीक ना, रिएक्शन एप्लीकेशन के अंदर ही पढ़ा देंगे। तो भैया क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे, और मिलते हैं प्यारे बच्चों नई क्लास में, ठीक ना। कल मिलते हैं आप लोग नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।